जय हिंद दोस्तों, रोजगार मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्यंजन का पूरा वर्गीकरण पढ़ेंगे और अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष जितने भी यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे। चलते हैं आगे आपको व्यंजन के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें। चलते हैं आगे, चलते हैं व्यंजन के बारे में हम पढ़ते हैं। व्यंजन तो व्यंजन क्या होता है? जो व्यंजन वो होते हैं जो बिना स्वर के सहारे बोले जाते हैं। अगर आप बिना स्वर के बोल रहे हैं, इनके व्यंजन में आपको स्वर का जो सहारा जरूर लेना पड़ेगा। तो ये का है, बिना स्वर का है, और उस पर आ स्वर लग जाता है तो ये पूरा का बन जाता है। तो ये है आपका व्यंजन कंप्लीट हो जाता है। व्यंजनों की संख्या जरूर पूछी जाती है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 33। अगर यहाँ पर आपको स्वरों की संख्या पूछ ले, स्वर की संख्या, तो आपको याद रखना है 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। अब व्यंजन में वर्गीकरण आपको बता रहे हैं कौन कौन से व्यंजन मिलकर 33 व्यंजन का निर्माण करते हैं। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, ये मिल जाते हैं का से लेके माँ तक। जितना भी का, खा, गा, घा, अंगा, जितना भी ककारा है, चा, छा, जा, झा, इया, टाठा, डाढ़ा, आड़ा, ताथा, दाधा, ना, पापा, बाभा और माँ, यहाँ तक मिलकर आपके 25 व्यंजन बनते हैं। और इसके बाद अंतस्थ व्यंजन होते हैं कौन कौन से? या, रा, ला, वा, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन होता है? सा, सा और हा, ये होते हैं आपके क्या? ऊष्म व्यंजन। तो इन व्यंजनों को टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 33 हो जाते हैं। और यहीं पर व्यंजनों की संख्या कंप्लीट हो जाती है। हिंदी पर अगर पूछे व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 33 होती है, और स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 होती है। इसके बाद हम आपको स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? अगर स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम पूछे तो वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को और क्या कहा जाता है? तो वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। ये क्या होता है स्पर्श व्यंजन? वे वर्ण जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों में किसी भी स्पर्श को करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन। आप कोई भी जितने भी व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, उनको अगर आप उच्चारण स्थान करेंगे, जैसे गा बोलेंगे, जा बोलेंगे या दा बोलेंगे, तो कुछ भी बोलेंगे तो आपकी जीभ, कंठ, ताल कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्पर्श करेगी। इसी के कारण इनका क्या होता है? मुख में स्पर्श जरूर होगा। आप टा बोलते हैं तो देखो टा में क्या होता है? जीभ और ताल का स्पर्श होता है, और जीभ थोड़ा सा पीछे मूर्धा खा जाती है। तो ये होता है कि आप चा बोलेंगे तो चा, तो ये ताल से कांटेक्ट हो जाता है, तो ये क्या होता है कि स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुख और जीभ से क्या हो जाता है? स्पर्श हो जाता है। तो ये कितने हैं? 25 हैं। कौन कौन से होते हैं? का वर्ग आता है, खा, गा, घा, अंगा आता है, चा, छा, जा, झा, इया, ये हो गया, टाठा, डाढ़ा, आड़ा, ये हो गया, ता, था, दाधा, ना, ये हो गया, और पा, फा, बा, भा, मा हो गया। तो ये टोटल मिलाकर कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन? 25 होते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। 25 स्पर्श व्यंजन के बाद क्या था? अंतस्थ व्यंजन था। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुख के उच्चारण स्थानों को नाम मात्र का स्पर्श करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। हल्का सा स्पर्श करती है तो उन्हें क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? या है, रा है, ला है और वाह है। तो ये क्या है? 4 हैं। और एक बात इम्पॉर्टेंट है। क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? कि या और वाह को विशेष रूप से अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको अर्धस्वर भी पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में अर्धस्वर कौन है? आपको दे देगा या,
ला, सा और हा। तो आपको पता है ना कि या क्या है, अर्ध स्वर है। तो ये चीज़ आपसे पूछी जाती है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखना है कि अर्ध स्वर क्या है। अर्ध स्वर या, र और या और वा को विशेष रूप से अर्ध स्वर बोला जाता है। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन की ओर। किसकी ओर? ऊष्म व्यंजन की ओर। कि ऊष्म व्यंजन क्या है, तो ऊष्म व्यंजन की ओर चलते हैं। तो ऊष्म व्यंजन क्या होता है? जब निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान और जिह्वा के बीच से घर्षण करती हुई बाहर निकलती है और गर्मी पैदा करती है, तो उसे क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। ये जितने भी व्यंजन होते हैं, अगर आप इनको बोलेंगे तो कुछ ना कुछ घर्षण होगा जीभ का, और घर्षण करती हुई गर्मी पैदा होगी। इनकी संख्या भी आपको याद रखना 4 होती है। कौन कौन से तीनों सा और हा होते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? सलजम वाला, खटकोड़ वाला सा और सपेरा वाला सा और हा। तो ये तीनों सा हो जाएंगे। तो तीनों सा हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। सा बोलेंगे आप कोई भी, खटकोड़ वाला सा या सपेरा वाला सा या सलजम वाला, और हा बोलेंगे तो देखेंगे कि जिह्वा हल्की सी क्या घर्षण कर रही है। तो ये क्या है? ऊष्म व्यंजन का उच्चारण स्थान या ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ अन्य व्यंजन भी। यहाँ पर 33 व्यंजनों की संख्या कंप्लीट होती है। कुछ अन्य व्यंजन भी होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो कुछ अन्य व्यंजन पर पहला नंबर आता है संयुक्त व्यंजन का। कुछ व्यंजनों से मिलकर ही संयुक्त व्यंजन होते हैं। जहाँ कम से कम 2 व्यंजन आपस में जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी है? 4। आपको 4 किसकी होती है? अंतस्थ व्यंजन की। और 4 किसका होता है? ऊष्म व्यंजन। ये क्या होते हैं? आपके 4 होते हैं। और आपको 4 क्या याद रखना है? 4 आपको याद रखना है संयुक्त व्यंजन। 4 ये भी क्या है? संयुक्त व्यंजन। ये आपको याद रखना है। 4 का एक पेयर है कि 4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 ऊष्म व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है कि हमने बताया कि जो कम से कम 2 व्यंजन आपस में जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। अब आपके ये 4 कौन कौन से अच्छे हैं? छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये हैं संयुक्त व्यंजन। ये 2 व्यंजन से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से? का और सा। अब इसको याद करने का आसान सा तरीका है कि अंग्रेजी पर छा को लिखते हैं KSH से, तो के से हो जाएगा का और प्लस में सा। कौन? खटकोड़ वाला। ये इसमें विसर्ग लगेगा जरूर, ये आपको याद रखना है। हलंत मतलब आधा का माना जाता है इसलिए। और फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? त्रा। तो त्रा को याद रखना है आपको। त्रा को याद रखना है TRA से त्रा होता है, तो टी से क्या हो जाएगा? ता। इसमें भी रहेगा हलंत, और नीचे क्या हो जाएगा? आर। तो ये हो जाएगा त्रा का। तो TRA से क्या हो जाएगा? त्रा। फिर इसके बाद आपको याद रखना है ज्ञा। ज्ञा का आपको याद रखना है GY से क्या होता है? ज्ञा। तो जा और इया, और पिसरा को सा और आद। तो ये चारों का मिलकर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि छा का उच्चारण, छा का जो कौन से 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है, तो ये आपसे पूछा जाता है। फिर आगे हम चलते हैं, देखते हैं किसको समझते हैं। संयुक्त व्यंजन हो चुका है। फिर इसके बाद है उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन ये क्या चीज़ है? जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा झटके की से ऊपर की ओर उठती, उन्हें क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या भी कितनी है? 2 है। और ये कौन कौन से हैं? तो ये आपको याद रखना है, ये डा है और ढा है। नीचे क्या होना चाहिए? नीचे आपको बिंदी जरूर इसमें लिखना मिलेगा, आपको बिंदी जरूर रखी मिलेगी कि डा और ढा में। उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग शब्द मध्य में अथवा अंत में होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि इनका प्रयोग कहाँ पर होता है? मध्य में और अथवा या बीच में
अंत में होता है। फिर इसके बाद आते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है कि पार्श्विक व्यंजन की संख्या कितनी है? एक है। वे व्यंजन जिनका उच्चारण में जिह्वा के बगल पार्श्व भाग पर बल पड़ता है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण किया जाता है और जीभ है आपकी जीभ के बगल भाग, अगर आप उसका उच्चारण करेंगे तो आपको हल्का सा महसूस भी होगा। इनकी संख्या कितनी है? पार्श्विक व्यंजन की एक है। कौन सा व्यंजन है? ला। आपको ला को आप एक बार उच्चारण करेंगे, देखेंगे जीभ के बगल वाले भाग पर बल देना पड़ रहा है। तो ट्रिक भी आपको हमने बता दिया। पल, पल से याद, पा से क्या हो जाएगा आपका पार्श्विक, पार्श्विक, और ला से क्या हो जाएगा? ला। तो पल से आपको याद रखना है पार्श्विक कौन है? ला है। तो पार्श्विक व्यंजन क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। इसके बाद आपको चलते हैं हम, नेक्स्ट क्या है? लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन आपको देखना है और लुंठित व्यंजन समझना है कि क्या है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा पीछे की ओर मुड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। अब लुंठित व्यंजन की संख्या कितनी है? एक है। लुंठित व्यंजन की संख्या कितनी है? एक है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से अक्षर है जो लुंठित व्यंजन होगा, तो आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर। ट्रिक आपको याद रखना है लारो। ट्रिक क्या याद रखना है? लार। ला से क्या हो जाएगा? ला से हो जाएगा लुंठित, लुंठित, और आर से क्या हो जाएगा? आर। तो लुंठित कौन है? रा है। ये आपसे जितने भी व्यंजनों का वर्गीकरण था, कितने प्रकार के व्यंजन थे, यहाँ आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि वर्णों का जितने भी व्यंजन हैं, स्वर हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है, तो उसको समझते हैं कि वर्णों का जितना भी है उच्चारण स्थान क्या है। तो वर्णों का उच्चारण स्थान, इसके बारे में हम समझते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान ये क्या होता है। जितने भी यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है कि आपको पूछ लेगा कि ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा, गा का उच्चारण स्थान क्या होगा निम्नलिखित में, या त्रा का उच्चारण स्थान क्या होगा, रा का उच्चारण स्थान, कोई भी ए टू जेड कोई भी आपको आता है तो ये आपको क्या होता है? उच्चारण स्थान पूछा जाता है कि आपका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आपको हम ट्रिक के माध्यम से समझा देते हैं कि आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या? कत, मुदवो, दांतों, कात, कंठों, नास। ये आपको क्या ट्रिक याद रखना है कि कत, मुदवो, दांतों, काट, कंठों, नास। 3-4 बार आपको इसको पढ़ेंगे तो आपके जितने भी उच्चारण स्थान है कंप्लीट हो जाएंगे। का से आ जाएगा आपको क्या? का वर्ग, का से का वर्ग। पित्ता वाले पर आ जाएगा चा वर्ग। फिर इसके बाद मुंह वाले पर आ जाएगा क्या? मुंह वाला जो है, मुंह वाले पर टा वर्ग। फिर और दा वाले पर क्या आ जाएगा? दा वाले पर आ जाएगा ता वर्ग। और इसके बाद ओ वाले पर क्या आ जाएगा? ओ वाले पर आ जाएगा पा वर्ग। तो ये आपके सीरियल हो जाएंगे। कतमुदुओं से आपको जितने वर्ग थे वो तो कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर धीरे धीरे आपको स्वर भी होते हैं, उसमें व्यंजन भी होते हैं, उनको जोड़कर भी आपको सीरियल से याद रखना है। तो उनको कैसे समझेंगे? तो हम सूत्र के माध्यम से याद भी करते चलेंगे। कंठ पहला नंबर पे क्या है आपका? पहले नंबर पे है कंठ। तो जब पहले नंबर पे कंठ है तो कंठ को का से क्या हो जाएगा? कंठ याद रखना है। तो अकु विसर्जिया नाम कंठा, अकु विसर्जिया नाम कंठा 3-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि पहला नंबर सूत्र क्या है? अकु विसर्जिया नाम कंठा। तो इसमें क्या हो जाएगा? छोटा, बड़ा, का वर्ग, का खा गा घा अंगा, और हा और विसर्ग। तो ये क्या हो जाएगा? अकु विसर्जिया नाम कंठा। तो यहाँ से आपको
ये कंप्लीट होता है कि छोटा आ का उच्चारण स्थान क्या है, छोटा हो या बड़ा हो, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। गा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। घा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका भी है और कंठ भी है, दोनों है। लेकिन अगर जब नासिका दिया होता है अंगा पर तो क्या होता है, नासिका लिया जाता है, नासिका ना दिया हो तब कंठ लिया जाता है। तो यहाँ पर का उच्चारण स्थान कंठ है और हा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। विसर्ग विसर्ग जो आपको ऐसे लगते हैं, इनका भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो ये कंठ के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी स्वर हैं, स्वर में केवल दो हैं, छोटा और बड़ा। ये छोटा और बड़ा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि छोटा और बड़ा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है। का खा गा घा अंगा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है। हा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है। और विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से। इसके बाद आगे चलते हैं तालु पर। तालु पर तो तालु पर आते हैं तो तालु पर क्या हो जाता है, इसका सूत्र है इचु यसा नाम तालु। तो इचु यसा नाम तालु, तो ये ता से आपको याद रखना है तालु, ठीक है। तो कत तो का हो गया, अब ता का आते हैं तो ता से याद रखना है तालु। तालु पर कौन कौन से आते हैं, तो चा वर्ग तो हमने बता ही दिया था आपको, सीरियल से याद रखना है। चा वर्ग जितना है, चा का वर्ग उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। छा का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। जा का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। और झा का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। यहाँ का भी तालु है और नासिका है। इसके बाद ई जो है यहाँ पर आपको सूत्र में दिख रही है, ई छोटी, तो छोटी और बड़ी का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। और लास्ट में यसा नाम लिखा है, क्या लिखा है, यसा नाम लिखा है। यहाँ आपको मिलेगा, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ आपको क्या मिलेगा, यसा नाम। तो यसा नाम से क्या हो जाएगा, या और सा, इन दोनों का भी उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि तालु या और सा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। तो ये आपको पहला कंठ हो गया, फिर इसके बाद ता हो गया। अब चलते हैं मूर्धा की ओर। मूर्धा पर क्या होता है, मूर्धा पर मूर्धा पर चलते हैं, मूर्धा को समझते हैं कि मूर्धा पर क्या होता है, ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। तो ऋतु से क्या हो जाएगा कि कत मुँह आ गया आपको, तो मुँह से क्या हो जाएगा, री का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। टा वर्ग जितना भी होता है, टा का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। ठा का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। डा ढा अड़ा, इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा। और खास करके रा आपको बहुत पूछा जाता है, रा का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। रा और ऋषि दोनों पूछे जाते हैं। और खटकोड़ वाले सा, ये तीनों पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सा का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। तो ये आपको मूर्धा कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद आगे आपका नेक्स्ट है कत मुँह दू। मुँह के बाद दा आता है, तो दा से क्या होता है, दंत होता है। तो लुतु लसा नाम दंता, इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है लितु लशा नाम दंता। तो दा से आपको ले याद रखना है। ता वर्ग में कौन कौन आता है, ता आता है, था आता है, दा आता है, धा और ना जितने भी हैं ये क्या है, दंत है। ला और सा, ये वाला आपको सा याद रखना है। ये वाला सा किसका उच्चारण स्थान है, दंत का। ये वाला तीनों सा आपसे पूछे जाते हैं। ये वाला सा किसका उच्चारण स्थान है, मूर्धा का। और एक सा और होगा, ये सा आपसे पूछा जाता है, ये किसका है, तालु का। तो तीनों आपको सलजम वाला तालु से, खटकोड़ वाला मूर्धा से, और सपेरा वाला जो सा होता है वो दंत उच्चारण स्थान होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, हम समझते हैं कत मुदवो। आपको ओ पर आ गए, तो ओ पर क्या होता है कि उपपद्य नाम ओष्ठा। तो यहाँ पर आपको ओष्ठ मिल जाएगा। ओष्ठ पर कौन कौन से आता है, छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, पा वर्ग जितना भी है, पा फा बा भा मा, ये क्या होते हैं, ओष्ठ होता है इनका उच्चारण स्थान। तो ये हो गया उपपदी नाम ओष्ठा। तो ये आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है।
इसके बाद आते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर दंतोष्ठा। तो दंतोष्ठा का आपको याद रखना है क्या, दंतोष्ठा कि हमने ट्रिक आपको बताया था। ट्रिक क्या बताया था कि कत मूदवो दांतों, तो दांतों से क्या हो जाएगा, दांतों से हो जाएगा, दांतों से क्या हो जाएगा, दंत, दांतों से हो जाएगा दंत और तालु। तो अब आपको दंत और तालु, ठीक है। दांतों, फिर इसके बाद है कात, तो इसको समझते हैं दांतों को। तो दांतों से याद रखना है दंतोष्ठ, क्या हो, दांतों से आपको याद रखना है क्या, वकारो दंतोष्ठा। दांतों से आपको याद रखना है क्या, वकारो दंतोष्ठा। तो दंतोष्ठ में याद कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा। तो दांतों फिर क्या हो जाएगा, काट, तो काट में हो जाएगा कंठ और तालु। काट में क्या हो जाएगा, कंठ और तालु। तो ए दे तो कंठ तालु। तो वा का उच्चारण आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वा का उच्चारण स्थान होता है वकारो दंतोष्ठा, मतलब दंत और ओष्ठ। और कंठ तालु का उच्चारण स्थान होता है ए और ऐ, तो ये होता है कंठ और तालु। तो ए दे तो कंठ तालु। फिर इसके बाद क्या है, 8वां नंबर है। 8वां नंबर क्या होता है, कंठोष्ठा। तो कंठोष्ठा पर कौन आते हैं, ओ दे तो कंठोष्ठा। यहाँ पर उच्चारण स्थान पूछा जाता है कि ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठा होता है। ऐसा क्यों होता है अभी बताते हैं। तो ये कंठोष्ठा पर क्या होता है, कंठ और ओष्ठ, ये दो दो उच्चारण स्थान लिए जाते हैं। ऐसा क्यों लिया जाता है, क्योंकि आपको ए जो बनता है वो किससे बनता है, तो आ और ई से मिलकर बनता है। तो आ का उच्चारण हमने बताया था कंठ और ई का उच्चारण बताया था तालु, तभी ये बन जाता है कंठ तालु। और ओ का उच्चारण स्थान क्यों बनता है, तो ओ का उच्चारण, ओ और औ का उच्चारण इसलिए बनता है कि ओ जो बनता है वो मिलकर बनता है आ और ऊ से। आ का हो जाएगा कंठ और ऊ का क्या हो जाएगा, ओष्ठ। तो ये आपसे यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है कि ओ का क्या हो जाएगा, कंठ, और ऊ का क्या हो जाएगा, ओष्ठ। तो इसलिए यहाँ पर कंठोष्ठ हो जाता है। फिर इसके बाद है नासिका। ये नासिका के 5 अक्षर जितने भी वर्गों के हैं, 25 व्यंजन के स्पर्श व्यंजन होते हैं, उनके लास्ट वाले व्यंजन जो होते हैं अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, तो ये है नासिका वर्गों के 5वां अक्षर कहलाते हैं। और ये नासिका से उच्चारण स्थान, अगर नासिका नहीं होता है तो जो जिनका इनका उच्चारण स्थान है जिस वर्ग के साथ है वो लिया जाता है। तो ये यहाँ पर आपका उच्चारण स्थान कंप्लीट होता है। बेहतरीन, आपको एक ही बार आप देख लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, बार बार रटना नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको वायु या प्राण के आधार पर, अब बाह प्रत्यय के आधार पर वर्गों जो व्यंजन है या वर्ण है उनका वर्णन किया गया है, भेद किया गया है अलग अलग। तो इसमें होता है वायु या प्राण के आधार पर 2 भागों पर बांटा गया है। वायु या प्राण के आधार पर, दूसरा झंकार या कंपन या घोष के आधार पर वर्णों के भेद बांटे गए हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब पहला नंबर आपको समझते हैं। पहला नंबर है वायु या प्राण के आधार पर वर्णों के भेद। वायु या प्राण के आधार पर वर्णों के भेद, आपको ये चीज़ याद रखना है। तो इसमें होता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण होता है और क्या होता है, महाप्राण। जब अल्प प्राण होता है तो इसको आपको ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं कि जितने भी वर्ग हैं, वर्ग के पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर, ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। इनमें क्या होता है, इन जो वर्ण होते हैं उनमें उच्चारण करने पर क्या होता है, वायु कम लगती है। वायु क्या लगती है, कम लगती है। इनके उच्चारण पर वायु क्या लगती है, हमेशा कम लगती है। तो ये चीज़ आपको हो जाएगा कि अल्प प्राण तो कौन कौन से होता है, का होता है, गा होता है, अंगा होता है।
पहले वर्ग पर का गा अंगा, ठीक है। फिर इसके बाद चा जा इया, ता डा आड़ा, ता दा ना, पा बा मा। फिर इसके बाद और ये आपके 1 2 3 अंतस्थ व्यंजन, जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन की हमने शुरू में ही पढ़ाया था आपको, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 होते हैं। कौन कौन से होता है, या, रा, ला, वा। तो ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। और स्वर किसमें आते हैं, अल्प प्राण पर कि महाप्राण पर। तो जितने भी स्वर होते हैं 11 की 11 स्वर सभी क्या आ जाते हैं, अल्प प्राण पर आते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जब उच्चारण किया जाता है तो आप क्या करेंगे, देखेंगे ज़्यादा वायु लग रही कि कम वायु लग रही, तो का चा, तो आप देख रहे हैं कि इन पर क्या कम वायु लग रही। और खा घा, तो इनमें क्या होता है कि ज़्यादा वायु लग रही है, तो ये महाप्राण है, महाप्राण। और एक चीज़, आ पर आप आ अक्षर पहला है तो पहला हो गया। फिर इसके बाद ला है, ला अक्षर कटा है तो 3 हो गया। पा 5वां वर्ग है तो पा हो जाएगा। तो अल्प में आपको याद रखना है 1 3 5, तो अल्प यहाँ पर आपको कंप्लीट होता है। महा पर कितने अक्षर हैं, 2, तो 2 और 2 2 दूनी 4, तो आपको महा पर याद रखना है 2 2 दूनी 4। तो महा पर कितने अक्षर हैं, 2 और 2 दूनी 4 होता है। तो 2 और 4, तो जितने भी वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण है ये सब महाप्राण के वर्ण होते हैं। अब कौन कौन से वर्ण हैं महाप्राण पर आते हैं, तो खा आता है, घा आता है, छा आता है, और झा आता है, और ठा हो गया, डा हो गया, था और धा, फा बा। और उस व्यंजन, उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये भी 4 होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। तो उस व्यंजन सा, सा और हा। तो यहाँ पर आपको अल्प प्राण और महाप्राण कंप्लीट होता है। अच्छा होगा, बेहतरीन, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक और होता है जो झंकार और कंपन, जिसको बोलते हैं घोष के आधार पर, घोष के आधार पर, घोष के आधार पर वर्णों के भेद बांटे गए हैं। तो कौन होता है, अघोष होता है, और सघोष, सघोष को ही घोष बोलते हैं। अब अघोष पर आपको याद रखना है पहला और दूसरा। अगर इस पर, अगर पा तो है नहीं, अगर पा होता तो 1 3 5 के हिसाब से इसको, इस पर देखो आपको पा मिल जाएगा तो 1 3 5 याद रखेंगे। अघोष को याद रखेंगे 1 2। तो ये इसमें उच्चारण में कंपन, घोष मतलब होता है कंपन, और प्राण मतलब होता है कि कम या ज़्यादा वायु लगना। तो यहाँ पर आपके जिनके उच्चारण में कम कंपन लगता है, तो ये कौन कौन से होते हैं, पहला और दूसरा। तो का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा, और सा सा। तीनों सा जो होते हैं ये किस में आते हैं, अघोष पर आते हैं। तो पहला दूसरा जितने भी व्यंजन हैं ये अघोष हैं। अब आते हैं सघोष की तरफ, सघोष की तरफ आते हैं और इसको समझते हैं कि सघोष पर क्या होता है, कि सघोष और घोष में क्या होता है, इनके उच्चारण में कम कंपन लगता है। इस पर सॉरी कम नहीं होगा, अधिक होगा, अधिक 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 कंपन लगता है इनके उच्चारण पर। तो कौन कौन से होंगे, गा होगा, घा होगा, अंगा होगा, जा होगा, झा होगा, इया होगा, टा होगा, डा होगा, अड़ा होगा, दा धा ना, बा भा मा। और जितने भी ये क्या है उसमें अंतस्थ व्यंजन, और उन्हीं के साथ में हा भी है। तो या, रा, ला, वा और हा, ये क्या है, सघोष व्यंजन आते हैं। तो ये आपको, और सघोष पर आपको याद रखना है 3 4 5, पहले 1 2 12 अघोष और 345 सघोष। 12 आपको एक बार फिर बोलना है, 12 अघोष, 345 सघोष, 135 अल्प प्राण और 24 महाप्राण। तो 24 महाप्राण, 135 अल्प प्राण, 12 अघोष और 345 सघोष। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद, सत श्री अकाल, सभी को राम राम, गुड नाइट।
आपको क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।